हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन और वेरिएशन चैप्टर के। रेशियो प्रोपोर्शन और वेरिएशन चैप्टर के हम लोग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये हमारा स्टडी मटेरियल का पेज नंबर है 51 पेज नंबर पे है। और ये जो आपका फर्स्ट एडिशन वाला स्टडी मटेरियल है वो है पेज नंबर 51 पे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। पेज नंबर 51 है, ठीक है। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है आज, उनको मैं बता दूं कि पहले की 6 क्लासेस आपको देखनी है रेशियो की। वो 6 क्लासेस देखने के बाद ही आपको तरीका समझ में आएगा जिस तरीके से आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वरना आपको कोई तरीका आज समझ नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस को मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कराने के लिए हमारे पास जो जो तरीके अवेलेबल हैं, हमने सीखे हैं, उन्हीं तरीकों से हम लोग इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है क्यू डब्ल्यू मेरा 2 3 है, डब्ल्यू टी मेरा 4 5 है, और टी वाई मेरा 6 7 है। तो मुझे क्यू वाई बताना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे घबरा के इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि सर ये तो आपने कराया ही नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ ऑलरेडी, एक बहुत अच्छी ट्रिक के जरिए। बस वहां पे क्या था, वहां पे पूछा हुआ था ए बी और सी और डी बताओ। तो आप यहाँ पे नामों से डर गए क्योंकि नाम इसने क्या कर दिए हैं, अब चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे ए को इसने चेंज करके कर दिया है क्यू, बी को चेंज करके कर दिया है डब्लू, और सी को चेंज करके कर दिया है टी, और डी को चेंज करके कर दिया है वाई। और पूछा हुआ क्या है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में क्या पूछते हैं हमसे, मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक है। वैसे मैंने आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन सिखाए हैं उसके अंदर क्या पूछा जाता है हमसे कि ए रेस टू बी हम लोगों को वो चीज दे रखी है। उसमें हमने क्या देखा था कि ए रेस टू बी हम लोगों को कोई चीज दे रखी है, और बी रेस टू सी कोई चीज दे रखी है, और सी रेस टू डी कोई चीज दे रखी है, और हमें बताओ ए बी सी डी क्या होता है। उसके अंदर ये क्वेश्चन की टाइप थी, ऐसे करके पूछा हुआ था। अब इस क्वेश्चन में खाली पूछा है क्यू वाई बताओ, मतलब क्यू क्या है मेरा ए है, और वाई मेरा क्या है डी है। तो अगर मैं ये देखूं तो इन्होंने पूछा है ए और डी का ही रेशियो बताओ, सिर्फ बी और सी का जानना नहीं है उनको। तो ये क्वेश्चन और इजी हो गया। किस तरीके से करना है वो मैं बताता हूँ, अब आप समझो। तो हम लोग क्यू डब्ल्यू टी वाई से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेमिंग ए बी सी डी हो सकती है, क्यू डब्ल्यू टी वाई हो सकती है, एक्स वाई जेड हो सकती है, कुछ भी नेमिंग हो सकती है। नेमिंग से हमको घबराना नहीं है। नेमिंग हम लोगों को, वैसे भी ट्रिक के अंदर मैंने नेमिंग तो आपको कराई नहीं है अलग से, तो आपको नेमिंग का कोई चक्कर नहीं है। आपको याद होगा जब हम लोग ए निकाला करते थे उस रेशियो में जो यहाँ पे क्यू है, तो हम लोग क्या लिखा करते थे, n1 n2 n3। तो n1 क्या है मेरा 2 है, n2 मेरा क्या है 4 है, और n3 मेरा क्या है 6 है। और ऐसी जब मुझे डी निकालना होता था जो यहाँ पे y है, तो उसको निकालने के लिए मैं n1 n2 n3 करता था। 3 × 5 × 7। तो ये बस क्वेश्चन खत्म, डन। इतना ही हम लोगों को करना है, ये आप ओरली भी सॉल्व कर लोगे। 2 4 जा 8, 8 6 जा आपका आ गया यहाँ पे 48। 15 15 7 जा 105। तो ये हो गया 48/105। अब 48/105 आपने पूरे क्वेश्चन में ढूंढ लिया, नहीं मिला। तो कुछ बच्चे जो है इसको दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से करते हैं। पहला, 48 को आपको काटना है 2 से। तो किसी बच्चे ने 48 को 2 से काटा और 105 को भी 2 से काटा, जिससे ऊपर काटोगे उसी से नीचे काटोगे। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और 2 एकम 2। सर 24 51 आंसर नहीं है क्वेश्चन में ही। सर पहला टाइप के बच्चे तो इस तरह करेंगे, सेकंड टाइप के बच्चे जो सही करने वाले बच्चे हैं वो कैसे करेंगे, इसको 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 6 = 18, डिवाइड बाय 3 3 × 9, 3 5 × 15। तो इसको आपका आंसर आएगा, जो आएगा 16/35। तो जल्दबाजी में कभी कभी मान लो अगर इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में ही 24 और 51 दे रखा होता तो आपका आंसर गलत हो जाता। इसलिए आपको उस टेबल से काटना है जो मैक्सिमम लेवल पे कटे। 2 से तो हर कुछ कट जाता है, बट आपको मैक्सिमम काटना है। 2 से ऊपर भी है, 3 से कट रहा था, इसलिए इसका आंसर 3 से आने वाला है। 1635, ठीक है। वैसे भी ये आंसर जो है वो 48 105 ही है, लेकिन आप उसको थोड़ा ड्रॉप डाउन करके 1635 निकाल सकते हो। अंडर 30 सेकंड आपका आंसर जो है निकल जाएगा। अब अगर आप बुक के तरीके से करते तो किस तरीके से करते, बुक के तरीके से करते तो 2 3 4 5 और 6 7 इस तरह लिखते। और फिर आप इन तीनों चीजों का एलसीएम लेते, 3 5 और 7 का। एलसीएम लेने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते। फिर आप पहले निकालते ए बी सी डी, उसके बाद आप ए और डी का रेशियो निकालते। जो कि हम लोगों को करना ही नहीं है, फालतू के काम हम लोगों को सिर्फ ट्रिक से सॉल्व
करने हैं क्वेश्चन जो जल्दी जल्दी हो जाए हमसे। और मैंने आपको बता दिया किस तरह होगा, 30 सेकंड से भी कम में ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सबसे पहले ट्रिक थी जो मैंने आपको समझाई थी। रेगुलर क्लासेस में मैंने ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझाई है। N1 N2 N3 क्या होता है, D1 D2 D3 क्या होता है, सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही। तो इसलिए मुझे दोबारा बताने की इसकी जरूरत नहीं लगती है यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी हमारा ट्रिक से था, सेकंड वाला भी ट्रिक से था। सेकंड वाला क्वेश्चन भी ट्रिक से है। इसमें बोला हुआ है दो नंबर 7 और 9 के रेशियो में है, अगर उनका सम 288 है तो क्या आपके जो है वो स्मॉलर नंबर क्या होगा। स्मॉलर नंबर देखने के लिए यार कॉमन सेंस लगाना है आपको। अगर दो रेशियो है, एक का रेशियो 7 है, दूसरे का 9 है, तो स्मॉलर रेशियो जो है वो 7 ही होगा, 9 हो नहीं सकता, क्योंकि 9 बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए स्मॉलर नंबर हमारा 7 होगा। ठीक है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे 288 दिया हुआ है, और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो नंबर दे रखे हैं, जो रेशियो दे रखा है, अगर इन रेशियो का डिफरेंस 1 होता है, इफ डिफरेंस मतलब डेल्टा ऑफ रेशियो, अगर ये 1 होता है किसी भी तरीके से, अगर ये 1 होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता। आपके जो दोनों नंबर होते हैं, नंबर ए और नंबर बी, वो किस तरह निकलते हैं, बस आपको 288 मल्टीप्लाई बाय ए करना था, 288 मल्टीप्लाई बाय बी करना होता है, जब रेशियो के डिफरेंस का जो सम है वो 1 हो। ये लेकिन यहाँ पे 1 ना होके 2 है, तो हम लोग इस तरह नहीं निकाल सकते इसको। तो मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई थी, यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि आप क्या करो, एक फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने आपको, एक्स ए एक्स बी डिवाइड बाई बी माइनस ए बी माइनस ए, ये मैंने आपको लिखवाया था। तो अब इसको कैसे करना है, हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन दोनों रेशियो का आंसर जो है, मतलब ये ए, इसको अगर मैं बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो ए और बी का जो डिफरेंस है, इट इज नॉट 1, इट इज मोर देन 1। तो जब ये मोर देन 1 होता है तो क्या करते हैं, मोर देन 1 होता है तो एक्स ए एक्स बी को डिवाइड करते हैं बी माइनस ए के डिफरेंस से। तो यहाँ पे क्या है, 288 हमारा एक्स है, एक्स को मल्टीप्लाई करो 7 से, डिवाइड कर दो इन दोनों के डिफरेंस से, डिफरेंस मतलब 2, तो पहला नंबर आ जाएगा। ऐसे ही 288 मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 9, डिवाइड बाय करना है आपको 2। 2 कैसा है, 7 और 9 का डिफरेंस। ठीक है। 288 मल्टीप्लाई बाय 7, लेकिन सर 7 और 9 का डिफरेंस तो नेगेटिव आना चाहिए ना, क्योंकि 7 और 9 बोल रहे हो आप भाई, बी माइनस ए बोला है मैंने, 9 माइनस 7 करना आप। 288 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 आएगा 1008, और ये आएगा आपका 288 मल्टीप्लाई बाय 288 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 2 आएगा 1296। ठीक है। ये आपका पास आ गए डिजिट। अब इन डिजिट का क्या है, ये नंबर आपके पास आ गए, इन नंबर को ना आपको कट करना पड़ेगा। जब आप कट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपसे स्मॉलर नंबर पूछा हुआ है, स्मॉलर नंबर कैसे निकालेंगे, सिंपल है बहुत। तो आपको स्मॉलर नंबर निकालने के लिए 1008 जो है हमारा, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। और सर किस टेबल से करेंगे, वो टेबल मैं आपको बताता हूँ कि आप किस टेबल से इसको डिवाइड करोगे। देखो ये तो कॉमन सेंस है यार, बहुत कॉमन सेंस है, कैलकुलेटर आपके पास है, आप डिवाइड किसी भी नंबर से इसको कर सकते हो। लेकिन आपको एक कॉमन सेंस है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 2 से जाएगा, अगर मेरा दिमाग नहीं चल रहा तो ये 2 से तो जाएगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप उस टेबल से काटे जिस टेबल से मैक्सिमम जा सकता है, अगर आपको पता लग जाए तो। अगर पता नहीं लगता तो 200 काटो। ठीक है, तो मैं इसको 4 से काट रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 4 से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 8 है और इसमें लास्ट में 6 है, तो ये 4 से जाएगा ही जाएगा। तो आप इसको 4 से काटोगे तो 1008 डिवाइड बाय 4, 252 आया यहाँ पे, और 1296 डिवाइड बाय 4 तो आपका आया 324। अब 252 और 324, 252 आपको पता है, 252 आपका आराम से जा सकता है 2 से, 252 2 से जाएगा तो 126 आएगा। ठीक है। और जब आपका आंसर मैच हो जाए, आपको वहीं पे रुक जाना है। आपको पता है स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, ए, आपका स्मॉलर नंबर ए होगा, जो कि 126 है, 126। ठीक है। अब मैं आपको ये प्रूफ भी करा देता हूँ कि ट्रिक से जो हमारा आंसर निकला है क्या वो ठीक है गलत है। तो यहाँ पे प्रूफ भी देख लो मेरे भाई, जिसको लगता है कि ये ट्रिक से आंसर गलत निकलते हैं, प्रूफ भी समझ लो। प्रूफ मैं बता रहा हूँ आपको, बोला है दो नंबर का डिफरेंस 288 है, हमने जो नंबर निकाले वो क्या है, 1296 माइनस 1008। तो 1296 और 1008 का डिफरेंस क्या आएगा, 288 ही आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, इसमें से छोटा नंबर बताना था। हालांकि छोटा नंबर हमारा इसके अंदर 1008 आपको दिखाई दे रहा है, बट वो काट पीट के हमारा जो है वो ये नंबर आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 1296 को आगे लिख दिया ना,
हमारा बड़ा नंबर बी है, छोटा नंबर ए है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसका आंसर 126 रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इजी है, इसमें कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं, कैलकुलेटर से ही करा दूंगा। 580 है, अगर वो 5 9 के रेशियो में इंक्रीज होता है तो नया नंबर क्या बनता है? तो इसका मतलब है 580 जो है वो अभी करंट में 5 है, इसको आपको 9 बनाना है। बस 1580 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 2844 इसका आंसर आएगा। 2844 थर्ड का आंसर डी आएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपने पार्टनरशिप में भी इस टाइप के क्वेश्चन तो किए होंगे रेशियो वाले, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम आपको लगना भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही लुल क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन है, छठी क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है। अब इसमें ना एक्सप्लेनेशन मत मांगना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मांग के अपना दिमाग भी खराब करोगे, मेरा भी करोगे टाइम वेस्ट। इसलिए बिल्कुल एक्सप्लेनेशन मत मांगो। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बस पता होना चाहिए क्या है आंसर। और अगर कैसे ये वेरीफाई कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, घर पे कर लेना अपने वेरीफाई, आपको पता चल जाएगा। पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेसेस टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ बॉक्स। ऐसा करो, एक बनाओ डब्बा 3D में। आपको सभी को आता है 3D में डब्बा बनाना, ये वाला डब्बा। अब सबसे पहला काम तो ये करो, इसके नुक्के, नुक्के मतलब किनारे, ये एजिस, ये बोला है इसके एजिस, जो एजिस हैं, ये सारे एजिस जो है इसका, इसके फेसिस से रेशियो बताना है। फेस मतलब ये वाला फेस, ये फेस होता है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी आकृति का, जैसे ये वाली आकृति है, कि मतलब एक शेप का, दिस इज अ शेप, तो इस शेप का जो भी एज होगा, एज/2 करूंगा तो फेस आएगा। ये बात बहुत बेसिक सी है कि किसी के भी जो, अब ये समझ लो, ये है, मान लो ये 3D में नहीं है, ये इट इज अ 2D शेप ऑफ अ स्क्वायर। इसके आप एज बताओ, 1 2 3 4, एज कितने हुए? 4। ठीक है, तो एज कितने हुए? 4 एज हुए। अब एच डिवाइड बाय 2 करोगे तो फेस आएगा, तो फेस कितने हुए आपके? 2। तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा, तो ये रेशियो क्या बनेगा? आप यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब इसके एज 4 है, फेस 2 है, मतलब एक फेस ये, एक इसके पीछे होगा। तो ये रेशियो क्या बनेगा? 2:1 बनेगा। क्या बनेगा? 2:1 बनेगा, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, 2:1 बनेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बोला हुआ है फेस से एज के बताने हैं आपको, तो आंसर 1:2 होगा। ये बात याद रखना। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, इफ ए बी इज इक्वल टू और इन प्रोपोर्शन विद सी डी, देन दिस प्रॉपर्टी वर्क्स इन। अगर ए रेस टू बी प्रोपोर्शन में होता है ना सी रेस टू डी के, तो ये प्रॉपर्टी काम करती है। और ये प्रॉपर्टी भी सिंप्लीफाई करके मैंने आपको लिखवाई थी कि ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सर ए डी जो होगा मेरा बी सी के बराबर होगा। अब यहाँ पे दिया है ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आपसे पूछा हुआ डी क्या होगा। तो डी बताना बहुत कठिन नहीं है, यहाँ पे डी बताना बहुत ईजी है इवन। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है, तो ए है 6, डी कुछ भी नहीं है यहाँ पे गिवन। तो आपको बस 8 × 9 कर देना है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72/6। 12 आंसर है इसका, पांचवे का। बहुत ज्यादा टफ नहीं है यार, कुछ भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन करने में आपको तकरीबन 13 मिनट मैंने लगाए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। 2.5 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो बस 1 मिनट आप मुझे साथ साथ जुड़ते रहेंगे, टाइम देते रहेंगे, तो हर एक चीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, मैंने आपको जैसे बताया था टाइप्स ऑफ रेशियो जो मैंने आपको कराए थे, तो बहुत जल्दी ही खत्म करा दिए थे, क्योंकि टाइप्स ऑफ रेशियो में कुछ दम नहीं है। इसी तरह इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर भी दम नहीं है। आपको याद होगा मैंने कुछ टाइप के आपको रेशियो पढ़ाए थे, इसमें कंपाउंडेड रेशियो एक टाइप थी। कंपाउंडेड रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडेड रेशियो में फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, सिंपली बस यही करना होता है और कुछ करना नहीं होता कंपाउंड रेशियो में। तो दो रेशियो का एक कंपाउंड रेशियो मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें निकालना है, तो बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज दिस। बस, तो आपको सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 15 × 18 और 5 × 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 270 और 40, 270 और 40 आपका आंसर है इसमें। ठीक है, 270 एंड 40 जीरो से जीरो काट दो, तो ये हो जाएगा 27:4। 27:4 ये रहा। तो आपका 4 27 है, 27:4 है, तो आपने पहले 15 को 18 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली 270 इसका आया। 27:4 आंसर है। अब ये पेपर में ना गड़बड़ मत कर देना यार, 4 27 मत लगा देना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारे मार्क्स कटवा बैठोगे। अब आ गया अगला 7वां क्वेश्चन।
थर्ड प्रोपोर्शन। मैंने आपको बताया था व्हेन अ रेशियो इज इन प्रोपोर्शन, व्हेन टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, जब ऐसा होता है तो क्या माना जाता है कि ये जो दोनों रेशियो होते हैं इनको मीन बोलते हैं, राइट। इन दोनों लास्ट वालों को एक्सट्रीम बोलते हैं। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो हमारा प्रोपोर्शन में होता है, जो कि ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमारा प्रोपोर्शन में है रेशियो, आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या बी इक्वल टू ए सी रूट। तो आपको बेसिकली सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? दो तरीके हैं। एक तो बच्चों वाला तरीका, सर 1/4 ऐसे करके इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, तो 4×6 = 24, 1 25/4, फिर इसको डिवाइड करके फिर कुछ आंसर निकालो। भाई इतना लफड़ा अपन को नहीं करना, अपन लोग अब हो चुके हैं ग्रोन अप, हम बड़े हो चुके हैं, हमारे पास कैलकुलेटर में सब कुछ है यार, हमें कुछ नहीं करना। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक और तरीका इसे निकालने का। जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू आपके सामने होगी तो फर्स्ट वाला टर्म ऐसे ही रखो। जो 1/4 है इसका फ्रैक्शन आप जानते हो 0.25 होता है, तो ये आएगा 6.25। जादू लग रहा है ना? आप निकाल के भी देख लो। 25/4 भी 6.25 ही होता है। 6.25 आपका आ गया क्या? ए आ गया 6.25। ठीक है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ए बी दे रखा है, सी निकालना है। तो जब ए बी दे रखा है, सी निकालना है, तो इस इक्वेशन से निकालेंगे आप। कैसे निकालोगे? तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी क्या है आपका? यहाँ पे बी है आपका 5, 5 स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ए आपका आ गया आप 6.25 मल्टीप्लाई बाय सी। तो सिंपली सी इक्वल टू 25/6.25, जो कि आएगा हमारा 4। 25/6.25, 4 ही आएगा आंसर। क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं है। अब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो आप सभी को पता है। डुप्लीकेट रेशियो मैंने आपको समझाया था, व्हेन अ रेशियो इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, मतलब ए रेश टू बी का डुप्लीकेट रेशियो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो डुप्लीकेट रेशियो जो होते हैं वो अपने साथ ही मल्टीप्लाई किए जाते हैं, ऐसे रेशियो को ही डुप्लीकेट रेशियो बोला जाता है। तो डुप्लीकेट कर दो यार। इसमें क्या आपको कुछ दिक्कत आ रही है? क्या आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया जो रेशियो अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो, वही रेशियो को हम लोग डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है डुप्लीकेट रेशियो, उसी को बोलेंगे भाई जो अपना डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट मतलब जो अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो। तो मतलब 8a की स्क्वायर रेज टू 4b की स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कट गया। अब इसको कर दो 16a रेज टू 4b, यही आंसर होगा आपका। देखो कहाँ है? 16a² भी हो जाएगा। हाँ ये खुलेगा तो a² हो जाएगा। ये नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे ये कट जाएगा पूरा। और हमारे पास क्या क्या आंसर यहाँ पे आएगा? 4b² आएगा, क्योंकि हमारा एक स्क्वायर तो कट गया, बाकी b के ऊपर बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। 1 मिनट रुको मैं बताता हूँ आपको। तो ये हो गया हमारा, 1 मिनट रुको। ऐसे नहीं समझ में आएगा अगर मैं डायरेक्ट करके बता दूंगा तो। ये तो हो गया 8 का स्क्वायर 64, ए का स्क्वायर, ठीक है a2 रेज टू 4 का स्क्वायर 16 हो गया, बी का स्क्वायर b² हो गया। सर लेकिन आपने तो रूट काट दिया। हाँ मेरे भाई रूट कट गया, लेकिन एक इंडिविजुअल नंबर से भी तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे। नहीं सर ऐसा नहीं होता। हाँ मेरे भाई बिल्कुल ठीक, जो बच्चे ये सोच रहे हैं ऐसा नहीं होता वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। भाई गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए। रूट से रूट कटा तो कुछ नहीं बचेगा, हाँ लेकिन 4b² जरूर बचेगा। अब आपके सामने यहाँ पे 4 है और 84 है और 64 है, तो इसको आपको बस कट डाउन कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 16 a² रेज टू b²। 16 a² b² आंसर है आपका। सर b² कैसे आया? भाई देखो, जब रूट पूरी डिजिट के ऊपर है ना, तो स्क्वायर जो कटेगा वो एक ही का कटेगा। जैसे ये 4 का कट गया, बी का नहीं कटेगा, तो बी का स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रहेगा। समझ में आया? सर आप ना मतलब ये जो चीजें हैं इसको बस ऐसे ही समझ लो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है आपको बस मैंने बता दिया। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, आपको इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है, ठीक है। और आपको 4b की मल्टीप्लाई 4b से करनी है। तो रूट से रूट तो कैंसिल हो गया, लेकिन b से b की मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो b² बनेगा ना, b² बनेगा ना। ठीक है, 4 तो आप कॉमन भी ले लोगे, लेकिन b² तो बनेगा ना। अब इतना डिटेल में जाना नहीं है, मैंने बता दिया इसी रेशियो की मल्टीप्लाई इसी से करो। 16b² आपका आएगा। अगर आपने 16 भी निकाल लिया, 16a² भी अगर आपने निकाल लिया, तो b² बाकी और किसी में 16a² है नहीं, तो आपका आंसर फिर भी ठीक ही रहेगा यार। इसके बाद वेरिएशन का क्वेश्चन है। वेरिएशन का क्वेश्चन जो है, वेरिएशन का क्वेश्चन, ये वेरिएशन का है। वेरिएशन का क्वेश्चन के लिए आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी वेरिएशन की, आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी वेरिएशन की, और उन प्रॉपर्टीज से ही इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा।
बट मैं पहले रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन खत्म करा दूं, फिर वेरिएशन के ऊपर आऊंगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो। वेरिएशन में बाद में कराता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको दो प्रॉपर्टी लगानी है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है। पहली बात तो ये सी टाइप का क्वेश्चन है पेपर के लिए। ऐसे क्वेश्चन में सॉरी, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि इट इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। सेकंड चीज, अगर पूछा भी गया तो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कैसे करना है समझ में आनी चाहिए आपको बातें बस। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंपेंडेंडो, और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिविडेंडो। तो आपको कंपाउंड वाली और डिवाइड वाली प्रॉपर्टी पड़ी थी, याद होगा। वही प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मुझे बताना, फिर मैं कराऊंगा। पहले मैं सारे रेशियो को क्वेश्चन सॉल्व करा दूं जो डायरेक्ट हो सकते हैं, फिर मैं प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आखिरी में कराता हूँ। इसके बाद 45 सेकंड का बताना है रेशियो 5/3 से। तो ये बहुत सिंपल है मेरे भाई। इसमें क्या करना है आपको? या तो दो चीजें हैं, 45 सेकंड है, या तो 5 3 4 मिनट है। तो या तो इसको मिनट में ले आओ, या तो इसको सेकंड में ले आओ, दोनों में से कोई एक चीज कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा बड़ी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड जो है इसको मिनट में ले आते हैं। तो 45 सेकंड डिवाइड करोगे 60 से, है ना? तो ये मिनट में कितना रहेगा? 0.75 मिनट। और ये भी अब मिनट में आ जाएगा। तो मिनट में निकालने के लिए मैंने आपको बताया 3/4 को डिवाइड करो 0.75, मतलब 5.75। ये 0.75 और ये 5.75। तो आपका रेशियो क्या बनना चाहिए यहाँ पे? ये रेशियो क्या बनना चाहिए यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 12। तो सिंपल बात है, ये हमारा आएगा 5/23 आएगा, 5/23। राइट, हाँ 5/23 आएगा। सर 5/23 कैसे आया? देखो, आप इसको 15 से काटो, 15 बच्चे ये, और 23 पे ये जाएगा, 5/23 आएगा। सर 5/23 आंसर में नहीं है, तो 5/23 मेरे भाई, ये 3 को 5 बनाओ, ये आंसर नंबर बी इसका करेक्ट है। ये करेक्ट आंसर है। 323 आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, 5/75 को 15 से डिवाइड करोगे। एक मिनट दो मुझे, ये आंसर इसमें 323 क्यों आ रहा है? आंसर तो ये होना चाहिए। अच्छा, एक तरीके से और आप उसको कर सकते हैं, 45 सेकंड को 45 सेकंड ही रहने दो। ये जो मिनट है इसको सेकंड में बदल लो। तो सेकंड में बदलोगे तो कैसे होगा? आपका हो जाएगा 5/75। कैसे बदलोगे सेकंड में? 5/75 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हो जाएगा 345। राइट, 345 सेकंड। अब इसको काटे जरा हम लोग। 15 से काटता हूँ इसको मैं, तो आएगा 345 15 से काटूंगा तो 23। भाई 3/23 ही आंसर है, 5/23 नहीं है, 3/23 ही है। ये भी 3 से ही काटना पड़ेगा और ये 5 से काटना पड़ेगा, तो आएगा आपका 3/23। 5/23 नहीं, 3/23 आंसर है आपका, करेक्ट आंसर जो 3/23 है। ठीक है, ये 45 जो कट रहा है वो 15 से कट रहा है आपका 3 के ऊपर। 345 आपका कट रहा है 15 पे 23 के ऊपर। इसलिए देखो मैंने डबल करके दिखा दिया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में हमसे भी गलती हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। तरीका यही रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये 75 को आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया मिनट में, और यहाँ पे आपने इसको कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। तो आप छोटी इकाई में भी तोड़ सकते हो, बड़ी में भी तोड़ सकते हो। 3/23 इसका आंसर है। 13 क्वेश्चन नंबर 13। आर क्लास कंसिस्ट ऑफ 48 मेल 23 फीमेल। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 48 प्लस 23, ये हो गया 71। अब पूछा है फीमेल स्टूडेंट का रेशियो टोटल से बता दो। तो फीमेल ये रहा, तो 23/71। सिंपल है यार, तो 23/71। 23/71 निकालना भी नहीं है इसमें, तो ये रहा आंसर डी, 23/71 ही है। इसमें निकालना भी क्या ही है हमें? समझ में आया? 23/71। इसमें तो यार टाइम लगाना नहीं है ज्यादा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन पूछा हुआ है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है आप सभी को पता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी से मीन, ये मीन प्रोपोर्शन होता है। इट इज अ मीन प्रोपोर्शन। तो ये निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, बस बी स्क्वायर करो। अच्छा, बी स्क्वायर ही निकालना है तो ए सी को मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई बाय सी अंडर रूट। स्क्वायर हटा दो यहाँ से, या तो स्क्वायर लगी रहने दो। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट निकालना चाहता हूँ, तो मैं सीधा 80 का 1/5 करूंगा, जो आएगा 16। 16 का रूट 4, तो बी इक्वल टू 4। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। सर पता कैसे चला कि मीन प्रपोर्शन जो है वो बी निकालना है, और ये ए है और ये सी है? ये बी भी तो हो सकता था। सर यहाँ पे लिखा है मीन प्रपोर्शन बिटवीन, मतलब ये ए है ये सी है। कोई डाउट नहीं रखना दिमाग के अंदर, जो आपके सिली सिली डाउट है वो भी मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ।
ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकालते हैं? अरे ट्रिप्लिकेट रेशियो मैंने आपको सिखाया था, ये टाइप ऑफ रेशियो में मैंने सिखाया था। ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या करते हैं, अपने ही रेशियो के साथ में क्यूब कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब कर दो, सिंपल। क्यूब करेंगे तो सर क्या आएगा, क्यूब करने के बाद क्या आएगा आपका, ये आएगा, ये तो एक ही रहेगा, और ये हो जाएगा 27, ये तो एक ही रहेगा, ये हो जाएगा 8। ये रेशियो में हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 8 और 27 आ जाएगा आपका आंसर। 27 8 मत करना, 8 27 आंसर आएगा। If 4, 6, P, 27, Q are in continued proportion, find the values of P and Q. Continued proportion मैंने आपको सिखाया था, बहुत अच्छे से सिखाया था, और आपको याद भी होगा continued proportion क्या होता है। आप लोग मुझे बताएंगे, आखिरी क्लास में मैंने आपको continued proportion सिखाया है, लास्ट क्लास में, एकदम आखिरी क्लास में मैंने आपको continued proportion सिखाया था। अब कुछ स्टूडेंट ये देख कर डर गए होंगे कि सर आपने तो सिखाया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला फॉर्मूला कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में भी। तो भाई ये एक रेशियो के लिए एप्लीकेबल होता है, इसके अंदर आपके सामने दो सेट ऑफ रेशियो है, दो आंसर आएंगे आपके। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, इसमें भी आपको कुछ खास नहीं करना। देखो 4 6 P अलग करो, 27 Q अलग करो, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है तो बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में निकालने के लिए आप सबसे पहले मैं आपका वो इंस्टीट्यूट वाला तरीका करवाता हूँ। आप क्या करो, 4/6 इक्वल टू क्या कर दो, 4/6 हमने कर दिया, इक्वल टू कर दिया 6/P के। क्योंकि प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ रेशियो इज इन प्रोपोर्शन देन A/B इक्वल टू B/C, ये कहती है। तो ये हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन में फिक्स कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, प्रोपोर्शन में फिक्स कर दिया यहाँ पे इसको। तो ये क्या होगा, 36, 4P इज इक्वल टू 36, P इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 4, 36 डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो 9 आ जाएगा। पी आ गया 9। अब देख लो इसमें P99 किस में है, तो P9 इसमें है और इस ऑप्शन है, तो बाकी दो ऑप्शन तो वैसे ही कट कर दो। अब बच्चा क्यू की बारी, क्यू में क्या करेंगे सर, क्यू में क्या करेंगे, क्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताओ। हम लोग कर सकते हैं P/27 इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, 27/Q। ठीक है, अब P का वैल्यू आपको पता ही है, P का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 9 आ गया। 27 को 27 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 9Q इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाई 729 डिवाइड बाई 9, 81। तो आपका आंसर नंबर बी है, 81 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? सर समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दो, एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, फटाफट से समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं ये डिलीट कर देता हूँ पूरा, और ये हाथ से भी मैंने डिलीट कर दिया। सबसे पहले आपको पी निकालना है, तो पी कैसे निकालोगे, पी निकालने के लिए आपको रेशियो की प्रॉपर्टी लगानी है, A/B इक्वल टू B/C होता है जो। A/B कितना है, 4/6 इक्वल टू 6/P। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा, तो 4P इक्वल टू 36 एंड P इक्वल्स टू 9। ये तो ये आ गया। इसके बाद Q कैसे निकालेंगे, Q भी उसी प्रॉपर्टी से निकालेंगे। तो अभी इसमें क्या है हमारे पास में, ये देखो, ये लास्ट वाला इसमें भी आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P/27 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 27/Q, 27/Q, ये और ये टर्म है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया PQ। अब P की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9/Q इक्वल टू 27 ठीक है, इसको यहाँ पे भी काट सकते हो, जैसे इसको हम लोग काट दे 3 3, और इसको काट दे 9 9, तो ये 81 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 81 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 27। तो ये हो जाएगा 27 आंसर आ जाएगा। वैसे सर कैसे करेंगे, तो आप वैसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 81 आया, यहाँ पे 27 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आया, 729 आया। 729 ये कैसा है, 729 डिवाइड बाई 81, नहीं यहाँ पे तो 9 होगा ना, 729 डिवाइड बाई 9, 81 आ जाएगा। ये 99 नहीं है यहाँ पे, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्यू है। तो इसलिए जब आप इसको 9 मल्टीप्लाई बाय क्यू को लिखोगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 27, तो आप इसको ऐसे काट सकते हो, 3 3 जा 9, और 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो ये हो जाएगा 81/3। 81/3 आपका आ जाएगा 27, 81/3 27। तो आपका आंसर ये होगा, क्या नाम है आपका, 81 और 9।
ठीक है, ये चीजें हैं आपकी 9 और 81। ठीक है, 9 और 81 आपका आंसर आएगा। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक, ये नहीं हुआ? सर क्लियर हो गया। 27/27 करेंगे, डिवाइड बाय 29 9 करेंगे तो 81 आएगा। मैंने ये गलत लिख दिया, 27 नहीं आएगा, मैंने 27 ही दिमाग में घुस गया मेरे। ये 81 आएगा। सर यहाँ तो 27 आ रहा है मेरे भाई, यहाँ 27 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसको और डिक्रीज कर दिया। क्वेश्चन के आंसर से मैच करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, जब आपने 3 से डिवाइड किया था। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 81 ही होता है। तो अगर डिक्रीज में देखोगे, ये वैसे आंसर इसमें गलत दिया है क्योंकि 9 और 27 आपका 81 आंसर है, तो ये 3 और 27 होना चाहिए। 3 और 27 आंसर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आना चाहिए, तो 3 और 27 सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। स्टेडियम हैविंग स्पेक्टेटर्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ वाई, यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, एंड द नंबर ऑफ यंग स्पेक्टेटर्स आर 15-25। ओल्ड स्पेक्टेटर आर 18-75। फाइंड द टोटल स्पेक्टेटर टू द यंग स्पेक्टेटर। सिंपल है, टोटल स्पेक्टेटर कितने हैं? 15-25 प्लस 18-75, 3400। बस। आपका यंग स्पेक्टेटर कितने हैं? यंग स्पेक्टेटर हमारे हैं 1525। तो रेशियो क्या आएगा? 1525 डिवाइड बाय 3400। बस, ये रेशियो आपको निकाल देना है, इन दोनों को कट कर दो। 1525 को 5 से करना, 305। और ये 3400 को 5 से करो, 680। 305 को फिर से 5 से कर सकते हैं, 61। तो 61 आ गया यहाँ पे। और ये 680 5 से करोगे तो 136। तो ये आंसर है अपना 136/61। 136/161 होगा आंसर। ठीक है, 17 डन। फाइंड टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शन इज 8 एंड फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? इसमें बोला हुआ है मीन प्रोपोर्शन है एक नंबर का 8। तो हमें फॉर्मूला वही पता है, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, रट लो, ये बहुत जगह काम में आएगा, आपने अभी तक देख भी लिया होगा। तो बी स्क्वायर जो है वो 8 दे रखा है, मीन प्रोपोर्शन 8 दे रखा है। फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का स्क्वायर है, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का क्या है? स्क्वायर है। तो आप अगर फर्स्ट नंबर को एक्स मान लेते हो, नहीं सेकंड नंबर को एक्स मान लेते हो, तो फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये आ गया अंडर रूट। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी होता है, राइट? बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? ए सी होता है। तो आपको यहाँ पे बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इसको स्क्वायर करोगे और ये यहाँ पे आ गया हमारा। तो ये आप अगर यहाँ पे 8 स्क्वायर करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 8 स्क्वायर, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे अंडर कर दो रूट। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। और एक बात समझ लो, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स, ये ध्यान से समझना, तो ये रूट हट के 1/2 भी हो जाता है। आपको पता होगा 1/2 हो जाता है। हाँ सर, 1/2 भी हो जाता है। रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट सर, 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, ब्रैकेट में x/3 और इसका स्क्वायर बाहर वाले ब्रैकेट में लगा के, तो क्या मेरा काम चल जाएगा? आंसर इज यस सर, और रूट भी लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा ये 8 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा तो ये 64 हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब का वैल्यू हमारा 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। 4 का क्यूब होता है 64। सिंपल आंसर 4 आ जाएगा। अब ये कंफ्यूजन जो भरा आपका मेथड है, इसको मैं थोड़ा और क्लियर आउट करता हूँ, इसको और सिंपल तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन आपको होगा इसीलिए। देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब मेरे को 8 दे रखा है, तो 8 बी स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन ये बी का वैल्यू है बेसिकली, है ना? मेन प्रोपोर्शन तो बी को बोलते हैं, तो ये बी का वैल्यू है। तो बी के वैल्यू होने की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब तक तो समझ में आया, क्योंकि पहला नंबर दूसरे का क्या है? अपना डबल है। ये समझ में आया। तो अब आप क्या करोगे? ये जो रूट इसके ऊपर लगा हुआ है, ये जो रूट इसके ऊपर लगा है, इसको आप इधर ले आओ, तो ये हो गया 64 इक्वल टू एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब, तो अब आप ये जो क्यूब है इसको इधर ले आओ। तो मतलब आपको क्या करना है बेसिकली, आप ये भी मत समझो, इधर उधर कहीं मत लेके जाओ। 64 को आप, यहाँ पे क्यूब है तो 64 को भी आप क्यूब में तोड़ो, तो 4 का क्यूब होता है 64,
तो क्यूब से क्यूब हो गया कैंसिल, एक्स का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसी तरह होंगे और इसी तरह ही करने में बेहतरी भी है। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना? इसको सिंपल सिंपल आपको बस क्यूब निकालना है। सर क्यूब कैसे निकालेंगे? तो 64 किसका क्यूब होता है, कैसे निकालेंगे उस समय? तो सबसे पहले इसको आप डिवाइड कर लो 4 से। जब 4 से आपने डिवाइड कर लिया तो 16 आ गया। अब 16 4 का स्क्वायर होता है, राइट? तो आपको पता चल गया कि ये 4 का क्यूब है। इसके बाद व्हाट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर्स टू मेक देम प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल करने के लिए इन नंबर्स में से मैं क्या घटाऊं ऐसा जो ये प्रोपोर्शनल हो जाए? अब प्रोपोर्शनल करने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग, मतलब 12/13 मस्ट बी इक्वल टू 24/29। यही हम लोगों ने पढ़ा है प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज के अंदर, यही पढ़ा है प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी के अंदर, है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट नंबर एक्स। देखो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में ना एक्स मान के कर सकते हो, उसमें बहुत टफ नहीं रहता कुछ भी। ठीक है, ये बहुत आसानी से मैं आपको कराऊंगा। देखो एक्स मानने के बाद भी तो आपको कुछ नंबर इसमें से क्या करना है, घटाना है। राइट सर, घटाना है ना कुछ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 माइनस एक्स रेस टू 13 माइनस एक्स इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स रेस टू 29 माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व कर लोगे आप, एक्स का वैल्यू निकाल लोगे, कुछ बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। अगर आपको लगता भी है कि इसमें बहुत बड़ी बात है कुछ, तो लो मैं आपके सामने इसको क्या करा देता हूँ, सॉल्व करा देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 12 का 29 के साथ और 24 का 13 के साथ। तो 12x मल्टीप्लाई बाय आपका यहाँ पे 29 - x, है ना? 29 - x ही तो करोगे, इक्वल टू 13 - x मल्टीप्लाई बाय 24 - x। अभी मत पूछना 29 कैसे इधर आया, भाई आपको ये जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए। अब ये आपका 12 - 29 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 348 तो ये हो जाएगा, और लेकिन x जो है वो अपना स्क्वायर में चला जाएगा, x जो है वो अपना स्क्वायर में चला जाएगा, है ना सर? स्क्वायर में चला जाएगा अपना क्या चीज, ये x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। तो आप इसको ऐसे मत करो, आप इसको कैसे करो, आप इसको ना सॉल्व ऐसे करो कि अब ये दो अलग अलग डिजिट है, ठीक है? अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा आपका ये हो गया ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी हो गया तो आपका ये बनेगा 300, कितना मैंने बताया था आपको, 348 माइनस आपका 12x माइनस आपका 29x और प्लस एक्स स्क्वायर। ये बनेगा आपका पूरा इक्वेशन। सर इक्वेशन की जानकारी आपको होना जरूरी है, अगर आपको इक्वेशन की जानकारी नहीं होगी तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। इक्वेशन का थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा आपको आना चाहिए, वरना इस टाइप के क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ दो, खाली ट्रिक वाले क्वेश्चन करो अगर ये दिमाग में आपके नहीं बैठता है तो। ठीक है, लेकिन इसका तरीका जो है वो इसी तरह ही होना है ये, और इसका कोई तरीका कोई ट्रिक मैं आपको नहीं करा सकता क्योंकि इसकी कोई ट्रिक है ही नहीं। तो आपके पास अब सारे वेरिएबल सेम टू सेम हो गए हैं। तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा, या तो x की वैल्यू 4 या तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 9। 4 या 9। ठीक है, तो आप इसको 9 ले लो, x का आंसर इसका 9 होना चाहिए क्योंकि 4 ऑप्शन में रही है। ठीक है, 19 क्वेश्चन मैं मानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, बट आपको इक्वेशन मेकिंग आती होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। इक्वेशन वाले चैप्टर में इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, या तो जब तक का वेट करो, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो यार, एक नंबर का ही क्वेश्चन है, हम बाकी क्वेश्चन करके भी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, the ratio of pocket saved by Rakesh and his sister is 5/6. If sister saves 60 more, how much more the brother should save in order to keep the ratio of their saving unchanged? अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको क्या करोगे आप, देखो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, उस ट्रिक में मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर कोई नंबर में हमें क्या दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है और उसकी सेविंग दे रखी है, तो हम उसकी इनकम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको चीजें सिखाई थी, और मैंने इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से हर चीज सिखाई थी उस ट्रिक के अंदर। अब वो ट्रिक यहाँ पे लगेगी कि नहीं लगेगी, ये चीज हम लोगों को देखनी है। सर यहाँ पे वो ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, ये चीज देखनी है। तो देखो वो ट्रिक यहाँ पे लग सकती है, बट आपको उस ट्रिक की पहले सबसे अच्छे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ही वो ट्रिक लग पाएगी, वरना वो ट्रिक नहीं लगेगी। सिंपल सी बात ये है। तो आपको पता है इनकम प्लस एक्सपेंस सेविंग होता है। अब किसका दे रखा है, सिस्टर का और उसका दे रखा है। सिस्टर 60 रुपए ज्यादा सेव करती है भाई से,
तो अगर भाई को मैं 100 मान लूँ, अगर भाई की मैं सेविंग 100 मान लूँ तो बहन 160 करती है। बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म। आपको यही तो था ना कि सिस्टर का दे रखा है खाली, तो भाई का निकालने में दिक्कत रहेगी। तो मैंने पहले ट्रिक से पहले ना आपको इस तरह करा था जिस तरह ये क्वेश्चन मतलब बेसिक तरीके से कैसे हो सकता है। तो आप एक्स और वाई मान लो पहले तो। भाई की इनकम, ब्रो की इनकम को एक्स एंड सिस्टर की इनकम को वाई। ठीक है, सिस्टर की इनकम को क्या मान लिया, वाई मान लिया। समझ में आया आपको, ये नहीं आया? तो राकेश कितना सेव एक्स्ट्रा करेगा? एक मिनट, इसको ऐसे मत समझो, ऐसे समझो। देखो, अभी राकेश जो सेविंग करता है वो हमको पता नहीं है, ठीक है? तो सेविंग को हम लोग पूरी सेविंग्स को एक्स मान लेते हैं। एंड एक्स्ट्रा सेविंग, सेविंग बाय राकेश, इसको वाई मान लेते हैं कि जितने पैसे एक्स्ट्रा सेव करेगा उसको वाई मान लिया हमने। ठीक है? तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये हो गया हमारा 5x, है ना? मैं आपको इसमें उस तरीके से भी करा रहा हूँ क्योंकि मैंने जब आपको ट्रिक कराई थी तो मैंने इस तरीकों को आपको यूज नहीं किया था। तो 5x प्लस वाई बचाएगा राकेश, है ना? उसके बाद इसकी बहन 6x प्लस 60 बचाएगी क्योंकि हमें 60 की वैल्यू पता है। और ये रेशियो जो बनेगा हमारा यहाँ पे सामने, वो क्या बनेगा, 5/6। बस अब इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। सर आंसर क्या आएगा, 3x, 30x सॉरी 6y इक्वल टू, आपका यहाँ पे क्या होगा, 30x प्लस 6y इक्वल टू 300, 5×30 प्लस 6, हाँ 30x। तो यहाँ पे 30x से 30x गया। और ये हो गया y इक्वल टू 300/6। तो y हो गया हमारा 6×5 = 30, तो y हो गया हमारा 50 रुपये। तो ये 50 रुपये सेव करेगा। तो इसमें ट्रिक की भी जरूरत आपको एज सच नहीं है क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक आपकी ज्यादा कारगर रहेगी इन टाइप के क्वेश्चन से। इसमें आप ट्रिक से थोड़ा उलझ जाओगे। अगर मैं इसी को ही बिना एक्स और वाई माने करूँ, बिना एक्स और वाई माने करूँ तो सर कैसे करूँ? तो देखो 5x प्लस वाई, तो आपको यहाँ पे जो आपने एक्स माना है ना, इसको आपको कुछ नंबर मानना पड़ेगा फिर, तो इसलिए वो ज्यादा लंबा मेथड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन वाइज मेथड अपना चेंज करेंगे। हर क्वेश्चन में एक ही मेथड जबरदस्ती घुसाएंगे नहीं। अगर ये यहाँ पे पूछता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताओ कितना है, इनकम या एक्सपेंडिचर बताओ, और यहाँ पे सेविंग्स भी देता, तो मैं निकाल सकता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बट यहाँ पे निकालना उसको पॉसिबल नहीं है ट्रिक से। वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, अगर लगेगा भी तो लग तो जाएगा लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन बचे हैं जो मैंने आपको छुड़वा दिए थे, कौन से क्वेश्चन छुड़वाए थे? वेरिएशन का क्वेश्चन छुड़वाए थे, 9वां और 10वां। अब वेरिएशन की जो प्रॉपर्टी है ना, पहले वो लिख लो सारी, सारी की सारी वेरिएशन की प्रॉपर्टी लिख लेंगे ताकि वेरिएशन की प्रॉपर्टी जो जो लगेंगे लगाते रहेंगे फिर। मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, ए और बी दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बी और ए भी कनेक्टेड रहते हैं। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाई थी। इसी तरह मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। अब बोला है कि ए डायरेक्टली कनेक्टेड है 1/b के, तो अगर ए की वैल्यू है 10 तो बी की वैल्यू 1/10 होगी। ये बात समझो, पहला रिलेशन। और बोला हुआ है बी अगर 3 है, बी अगर 3 है, देन व्हेन बी इक्वल टू 2/13 ए इज, सिंपल सी बात ये पूछी है। तो अगर ए मेरा 7 है तो बी मेरा 1/3 है। ये क्लियर हुआ? तो अब बस यहाँ पे पूछा है वैल्यू पुट कर देनी है आपको। अगर बी 1/23 है तो 1/3 के वैल्यू क्या आता है, 0.233, 0.33। ए पूछा हुआ है, तो आप बता सकते हो, सिंपली बात है। तो आपको पता है यहाँ पे कि सिंपल सिंपल सी आपको चीजें जो करनी है वो कैसे करनी है। मैंने आपको रिलेशनशिप बिल्ड करा दिया है एक। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड कराने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ रह नहीं जाता, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई? तो इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 7 जब ए है तो ये हमारा 3 है। सर ये कैसे हो गया, देखो 1/3 है, यहाँ पे 1 लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 21। तो बात वही घूम फिर के आ गई आपकी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 7 ही को 21 3 के बराबर कर दोगे। तो मैंने आपको बताया कि a इक्वल टू 1/b है, और b का वैल्यू मेरे को 3 दे रखा है, तो a मतलब 7 इक्वल टू 3 होगा। 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया, 7 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रख दूं, क्या वेरिएबल रख दूं, x। यह वेरिएशन में जैसे वेरिएबल लिया गया है k, वेरिएशन में कौन सा वेरिएबल लिया गया है, k वेरिएबल लिया गया है ना। वेरिएशन में कौन सा वेरिएबल लिया गया है, k वेरिएबल लिया गया है। तो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से कर सकता हूँ। देखो मैं इसको k के तरीके से करा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये सब भी भूल जाओ, मैंने आपको समझाया ना अभी।
वो सब भूल जाओ, ये बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए, वरना मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो आप समझना, स्लोली स्लोली समझना। ए आपका क्या है, ए आपका 7 है, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही करेंगे। और ये है 1/3, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही कर रहे हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं के। अब मैं के क्या है वेरिएबल, के इनका रिलेशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, रिलेशन फैक्टर। तो के का वैल्यू निकाल लो इस तरीके से, क्या आ गया, 21 आ गया के का वैल्यू। के का वैल्यू क्या आ गया, 21 आ गया। 21 समझ में आया सभी को, हाँ सर 21 समझ में आ गया। तो आपको एक बात समझनी है यहाँ पे, कि अगर मेरे सामने बी 2/13 है, 2/13 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/3 भी लिख सकता हूँ और 2/23 भी लिख सकता हूँ। तो मैं 7/3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू फ्रैक्शन में है, इसलिए मैं इसको भी 7/3 लिख रहा हूँ। तो अगर ये 7/3 है, ठीक है, और इनके रिलेशनशिप जो है हमारी 21 है, तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हो। तो आपको एक बात याद रखना है, देन ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, रिलेशनशिप मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू, रिलेशनशिप मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू। तो रिलेशनशिप यहाँ पे क्या बताया आपने, 21 मल्टीप्लाई बाय 7/3। तो ये हो गया 7 7, आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर, 49। क्या समझ में आया, 49, हाँ सर 49 समझ में आया, लेकिन 49 तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ 49 ऑप्शन में इसलिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने कर दिया गड़बड़। क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में ना जैसी वेरिएशन का क्वेश्चन आते हैं, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड किया करो पहले। अगर a इक्वल टू 1/b है, a इक्वल टू 1/b है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि a इक्वल टू k/b होगा। सर के क्या है यहाँ पे, के एक रिलेशनशिप फैक्टर है, ये एक रिलेशनशिप फैक्टर है, ये समझ लो, ये इन दोनों की रिलेशनशिप को दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे सिद्ध क्या किया है, मैंने आपको बताया कि a इक्वल टू k/b होगा। ये बात याद रखनी है अब आपको। सर के की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो। के का फाइंड करेंगे अगर हम लोग अमाउंट, तो यहाँ पे ए का वैल्यू मेरे को दे रखा है 7 फर्स्ट इक्वेशन में, के मेरे को पता नहीं है, बी मेरे को 3 दे रखा है, तो मेरे को के आ गया 21। तो मेरे को दो वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू ये मिली और बी की वैल्यू ये मिली। तो अगर मैं ए की वैल्यू अब निकालना चाहूँ, तो मैं ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकता हूँ ना, राइट सर। तो ए इक्वल टू मैंने बताया था k/b, तो के कितना है 21, बी कितना है 2 1/3, तो 2 1/3, इसको आप 2 1/3 को क्या लिख सकते हो, 7/3, 7/3। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसके अपोजिट से, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। सर एक तरीका तो ये हुआ 9 निकालने का आंसर, सर समझ में आया 9 निकाला कैसे, ठीक है सर। अब मैंने आपको एक और चीज सिखाई कि ए अगर इनवर्सली रिलेटेड है बी के साथ, मैंने क्या बताया, 1/b मतलब इनवर्सली रिलेटेड है। भाई सीधी सीधी बात है, इन 1/b का मतलब क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है ना। तो अगर ए बी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, तो कैसे निकालोगे इसको, सिंपल बात है। तो के का मान 21 निकाला आपने, तो उसके साथ इसका इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, बी के इनवर्स को। बी का इनवर्स क्या है, सर बी का इनवर्स 7/3 था, तो 3/7, तो इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी आ जाएगा, 3 3 9। ये इस तरह से सॉल्यूशन होगा इसका। इसके बाद यहाँ पे लंबी सी छड़ी लगा के दे रखी है। अब ये दे रखा है ए बी अगर कनेक्टेड है एक्स वाई से, डायरेक्टली रिलेटेड है, ये साइन हम लोग कब लगाते हैं, जब डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बाकी चीजें, पूछा है ए बी बी ए इक्वल टू एक्स, ये क्या होगा, हमारे जो भी चीज दिखे ये क्या होगी हमारी। तो अगर मेरे को ये पता है, अगर मेरे को ये पता है ए बी डायरेक्टली रिलेटेड है एक्स वाई से, ए बी अगर डायरेक्टली रिलेटेड है एक्स वाई से, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी का जो रिलेशन है वो के एक्स वाई है, के एक्स वाई है। जैसे मैंने ऊपर एक रिलेशनशिप बिल्ड किया था के फैक्टर से, वैसे ही यहाँ पे भी के फैक्टर से कर रहा हूँ। हाँ सर ये हम लोग कर सकते हैं, तो ए बी का वैल्यू इस तरह से आएगा। हाँ सर ए बी का वैल्यू ऐसे आएगा, ये बात याद रखना कि ए बी का वैल्यू ऐसे आएगा। तो अब आ जाते हैं इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन है ए बी प्लस बी ए इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई एक्स। तो इसमें आपको जब भी कुछ समझना है, आपको क्या करना रहता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो नीचे क्या आ जाएगा, ए बी ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ गया, ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर नीचे एक्स वाई। समझ में आ गया आपको? हाँ सर समझ में आ गया। अब आपको जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, मैं थोड़ा नीचे ले चलता हूँ इसको। अब ये वाली इक्वेशन अपने पास आ गई, ये वाली। ठीक है, अपने पास ये इक्वेशन आ गई। तो आप जानते हो कि ए बी की वैल्यू हम लोग पर निकाल चुके हैं, के एक्स वाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास। तो क्या हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू के, अपने पास के की वैल्यू मैंने पुट कर दी, एक्स वाई माइनस वाई वाई स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, देखो ना, जब ए बी इक्वल टू एक्स वाई है, ए बी एक्स वाई के इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में बोला भाई ए बी और एक्स वाई दोनों इक्वल है। तो मैंने ए बी की वैल्यू निकाली, तो यही तो एक्स वाई की वैल्यू भी होगी। तो अगर मैं यहीं पे दोनों तरफ यही पुट कर दूं, के वाला वैल्यू ऊपर वाला के एक्स वाई, तो ये तो हमारा वैल्यू कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ के बचेगा, सिर्फ के बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हमारा, ये हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा आंसर, ए प्लस बी स्क्वायर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो के फैक्टर हमारा रिलेशनशिप जो दिखाता है वो डायरेक्ट दिखा दिया उसने कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे यही लिखोगे, आंसर नंबर ए। मैं मानता हूँ कुछ बच्चों को यहाँ पे ये चीज समझ नहीं आई होगी कैसे किया मैंने, लेकिन मैं आपको ये समझा भी रहा हूँ साथ साथ, कि अगर आपने यहाँ तक भी समझ लिया ना, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बाकी का समझ में आ जाएगा। लेक्चर को 2 से 3 बार रिपीट करके देखो तो समझ में आ जाएगा। मैंने वेरिएशन के भी दोनों क्वेश्चन आपको करा दिए है यहाँ पे, और मैंने आपको ऊपर भी दोनों क्वेश्चन, वेरिएशन के तो सारे क्वेश्चन हो गए अब। एक क्वेश्चन प्रोपोर्शन का छोड़ा था मैंने आपके लिए, एक क्वेश्चन प्रोपोर्शन का छोड़ा था, वो यही वाला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। हाँ यही वाला क्वेश्चन था, जिसमें प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी निकाल के सॉल्व करना था, राइट। अब इसको सॉल्व करना ना बहुत इजी है यार, इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले तो। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, प्रॉपर्टी जो थी रेशियो की, प्रोपोर्शन की, वो मैंने आपको क्या लिखवाई थी, एक तो मैंने बताया था आपको कंपाउंड वाली लगानी है और एक डिवाइड वाली लगानी है, कंपाउंड वाली और डिवाइड वाली, यही दोनों सिखाई थी। तो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, कर आप खुद ही लेना। इफ कंपाउंड में क्या होता है, ए रेस टू बी इक्वल टू सी डी है, जो कि प्रोपोर्शन में होता ही है। तो ये क्या करेंगे, ए प्लस बी रेस टू बी शैल बी इक्वल टू सी डी प्लस बी। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है कंपाउंड वाली। नहीं, यहाँ पे आएगा सी प्लस, एक सेकेंड गड़बड़ लिख दिया मैंने भी, सी प्लस डी रेस टू डी। ये प्रॉपर्टी आपको लगानी है सर, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये लगाओगे, दूसरी डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। सर कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगानी है। डिवाइड वाली प्रॉपर्टी भी ये कहती है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये जहाँ पे आपका, इधर आ जाओगे आप, देखो आपको क्या निकालना है, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन फॉर वाई, प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन की यूज करनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके बाद आप एक चीज और पहले, सबसे पहले आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, रुको। आपको क्या बोला हुआ है मैंने, कि 341 एक है और रेस टू बी है, मतलब 91। मैंने क्या बोला, अगर ए बी सी डी के बराबर है, मतलब बराबर है, तो ये बराबर किसके, वाई स्क्वायर प्लस 3y के, डिवाइड बाय 3y स्क्वायर प्लस 1 के। तो मतलब 341 इसकी वैल्यू है, 91 इसकी वैल्यू है, यही तो मतलब हुआ प्रोपोर्शन का। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी रेस टू डी, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको, और ये लिख सकते हैं सी प्लस डी रेस टू डी। तो आप इसी तरह लिखोगे, तो एक इक्वेशन मैं बता देता हूँ कैसे बनेगी आपकी। आपकी इक्वेशन जो बनेगी प्रॉपर्टी के बाद, वो कुछ इस तरह बनेगी, 341 प्लस 91, ठीक है, ये रहा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी मैंने लिखा। ए प्लस बी लिखने के बाद मैं नीचे डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होता है, ए माइनस बी रेस टू बी, ठीक है, और सी माइनस डी रेस टू डी। डिविडेंडो नीचे लगाई मैंने, माइनस के 91, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इक्वल टू में लिखा वाई स्क्वायर। अब देखो बी रेस टू बी लिखना है, तो बी रेस टू बी मतलब इसी को इसी के रेस्टो में लिखना है, राइट सर, बी रेस टू बी और डी रेस टू डी। तो वाई स्क्वायर प्लस 3y, और क्या हमारे पास में, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1।
नीचे क्या आएगा अपने पास, अगेन वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस, प्लस नहीं, नीचे तो माइनस आएगा ना, 3y स्क्वायर माइनस 1। नहीं, ये तो क्वेश्चन में ही प्लस दे रखा है। इतना हो गया हमारे सामने, अब इसको सॉल्व कर लो यार। इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ऊपर ऐड कर दो, नीचे लेस कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो जो कटता है उसे काट दो, तो आपका आंसर आएगा, वाई का आंसर 11 आएगा। जो जो कटता है इसमें से काट दो, वाई का आंसर 11 आएगा, काट खुद लेना ये। अब ऐड करो, ऐड करके नीचे लेस कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो जो कटता है काट दो। जैसे यहाँ पे देखो, आपका 3y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर में से वाई क्यूब मतलब एक वाई बचा। अब यहाँ पे एक वाई बचा, 3y है तो 2y बचा, तो यहाँ पे बचा +4, 2y+4 यही बचा, 2y+4 बचा सर, हाँ यही बचा। अब इसके बाद y-1 क्यूब बचेगा, ऐसे करके कुछ बचेगा, आपको पूरा सॉल्व करना है ऐसे लेके। पूरा सॉल्व करके y की वैल्यू 11 निकाल देना। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि अलजेब्रा बच्चों वाली है। बस बाकी सारे क्वेश्चन हो गए, अब एन्युटी के क्वेश्चन है। इसके बाद एन्युटी के क्वेश्चन अपन लोगों को करने नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर अभी मैंने आपको नहीं कराया। इसके बाद ये दे रखा है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमको निकाल लेने, ट्रू और फॉल्स निकाल लेंगे तो बस हमारा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर पूरा। रेशियो ट्रू फॉल्स भी करा देता हूँ मैं आपको। ट्रू फॉल्स के ऊपर आ जाओ सभी बच्चे। पहला ट्रू फॉल्स पढ़ो, क्या है? मीन proportion ऑफ पी एन क्यू इज सेम एज देयर मीन, आंसर इज नो। मीन proportion बोला जाता है मीन, लेकिन वो मीन होता नहीं है, फॉल्स। इफ 3x plus 4y raised to 5x minus 3y 53, then xy is equal to 27 is to 16। अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये निकालना आपका काम है, मैंने आपको बता दिया ट्रू है। सर कैसे निकालेंगे? भाई बहुत सिंपल है, 3x 4y और ये रेस टू में किसके है, 5x माइनस 3y। तो ये पूछा हुआ है एक्स वाई का वैल्यू क्या है, तो एक्स वाई का वैल्यू पुट करके देख लो। सर 3x का वैल्यू क्या है हमारा 27 प्लस 4y। अब ये इसके बराबर होना चाहिए कि मैं अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ x को और माइनस करूँ 3 को मल्टीप्लाई करके 16 को, तो ये ट्रू हो गया। फॉल्स होगा देख लो, बराबर आते हैं तो ट्रू है, वरना फॉल्स है। तो ये हो गया 81, 81 प्लस 416, 64। तो 64 प्लस 81 हो गया हमारा 145। 145 यहाँ पे भी आना चाहिए, 135, यहाँ पे 5 27, यहाँ पे आ रहा है 90, और यहाँ पे क्या आ रहा है 327। एक मिनट रुको, मैंने सही लिखा ना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 53। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया लिखना, एक सेकंड दो मुझे। ये चीज तो मैं मिस ही कर गया, कोई बात नहीं। ये ट्रू और फॉल्स से कैसे, ऐसे क्वेश्चन में कैसे पता लगाते हैं भाई? जो एक्स की वैल्यू उसे पुट कर दो, तो 3 × 27 प्लस, जहाँ वाई है वहां की वाई की वैल्यू 4 × 16 शैल बी इक्वल टू व्हाट? ये आना चाहिए आपका 5, नीचे वाला आना चाहिए आपका क्या, 3। वो मैं रेशियो की वैल्यू दिखना भूल गया था वहां पे। तो 5x है यहाँ पे, 5 × 27 प्लस 3 × 16, ये 3 माइनस पे है, इक्वल टू 3। ये तो नॉर्मल इक्वेशन हो गई। अब नॉर्मल इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ये नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व कर लेना। हालांकि मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ट्रू है, तो ये इक्वेशन तो आप सॉल्व करना जानते हो ना। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो आपको पहले तो इक्वल करना पड़ेगा इनको। सर इक्वल कैसे करेंगे? दोनों इक्वेशन को पहले इक्वल कर लो। इक्वल मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15। एक मिनट रुको, 15 × 27 प्लस, पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 15 × 27 नहीं होगा, ये होगा 3 × 27 आता है 81 मल्टीप्लाई बाय 5 रहेगा 405 प्लस 320 इक्वल टू 25। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा 405 माइनस 48। एक मिनट, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 तो किया ही नहीं, 144 आएगा, 144 इक्वल टू 9। ये तो ये कट गया, और यहाँ आ गया प्लस माइनस माइनस, तो 320 माइनस 144, 176 प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 9 हो गया 16। यहाँ पे एक्स वाई भी लगा लेना, ठीक है? तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे एक्स ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या पूछा है, वाई की वैल्यू पूछी ना। हाँ,
तो मान लो मैंने यहाँ पे y लिख दिया, क्योंकि x तो ये कट गया, ये x था, ये पूरा कट गया, y बचा। तो y इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 16, 11। y आया मेरा 11। ठीक है, अब x में पुट कर देंगे, तो 3x प्लस 4 11 इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 44 इक्वल टू 5। ये हो गया 3x इक्वल टू 44 प्लस 49। तो x का वैल्यू आ गया 49 डिवाइड बाई 3, 16.33। भाई आंसर गलत है, इसका फॉल्स है। बुक में आंसर इसका ट्रू है, बट आंसर इसका फॉल्स आएगा। इसका आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स। सेकंड का फॉल्स। द रेशियो ऑफ नंबर 12:5 इफ फर्स्ट डिजिट इज 45, द सेकंड डिजिट इज 108। तो रेशियो निकाल लो यार, इसमें तो रेशियो निकालने में बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 45 को 12 से डिवाइड करो, पॉइंट में आता है, तो वैसे ही फॉल्स है। रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 4 5, देयर एलसीएम इज 140, द नंबर्स आर। अब इनका एलसीएम दिया हुआ है 140। ठीक है, और पूछा हुआ है चौथे क्वेश्चन में नंबर 35 और 45 होंगे, तो 35 और 45 का पहले तो रेशियो निकालो। क्या 35 45, 35 4 से जाता है, 35 और 45 है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 4। तो 35 जाता ही नहीं है अपना 4 से, 35 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। तो ये तो रॉन्ग है, फॉल्स है। भाई 35 को तो डिवाइड होना चाहिए, जब भी तो एलसीएम पे जाओगे, तो ये 4 से डिवाइड ही नहीं होता। ये तो 5 से होता है, 9 आता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता 4 से, तो इसलिए ये फॉल्स है। द कंपाउंड रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इज। अब यहाँ पे ना चक्कर घुमा रहे हैं आपके सामने, बस चक्कर क्या घुमा रहे हैं कि कंपाउंड रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, ये है। लेकिन आप इसे सॉल्व करोगे ना तो फॉल्स आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सॉल्व कर लेना है, सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो निकाल लेना। रेशियो दो नंबर का 11 15 है, सम 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एंड ट्वाइस द सेकंड नंबर इज 630, एचसीएफ ऑफ नंबर इज 10। अब ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट वाले घुसा घुसा के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। जब सिलेबस में नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, मतलब एचसीएफ दे रखा है और ये फालतू के क्वेश्चन दे रखे हैं, बट मैं आपको ये सॉल्व कराता हूँ। देखो, रेशियो दो नंबर का 11 15 है, sum of 3 times the first number, the sum of 3 times the first number and twice the second number is, फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स, सेकंड नंबर का 2 टाइम, इसमें x और लगा लो। कितना है, 60 है, 360। फिर x की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, तो इसको ऐसे लिखो। पहला नंबर हमने माना 11x, ठीक है, उसका आपको फर्स्ट नंबर का थ्राइस, प्लस सेकंड नंबर को हमने माना 15x, उसका ट्वाइस, और इनका सम क्या है 630। बस अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये होगा 12x प्लस 30x, 630। तो ये हो गया आपका 30 + 12x मतलब 42x, 42 15x, x का वैल्यू आ गया 15, x का वैल्यू आ गया 15। HCF 10 है जिसका। तो आप बताओ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सर ये ट्रू है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आ गया, अच्छा आप चाहो तो इसे सर x के वैल्यू आपने 15 निकाल दे, कैसे बोल दिया। अब आप चाहो तो इसका वैल्यू आपने 15 निकाला है, 15 क्या है, आपने x क्या माना था, वो नंबर माना था। कौन सा नंबर, सर पहला और दूसरा नंबर दोनों x मान लिया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको क्या करो, एक्स वाई के फॉर्मेट में करो, x के फॉर्मेट ना करके एक्स वाई के फॉर्मेट में करो। सर मेरी इंटेलेक्ट इतनी है कि मैं इसको समझ गया कि 15 आंसर ठीक है, लेकिन आपको मैं और अच्छे समझाता हूँ। देखो आपने इसको माना 15x, 11x का आपको फर्स्ट नंबर का करना है 3 टाइम्स, प्लस सेकंड नंबर का आपको करना है y मान लो उसको, उसका 2 टाइम्स, उसका नंबर आ गया आपका। अब तो आपके डिजिट आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है, और एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। सर एक्स और वाई का वैल्यू इससे नहीं आएगा, तो फिर एच सी एफ से निकालो। इसके बाद मीन प्रोपोर्शन 4x16³ इस, तो कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी होता है, तो बी इक्वल टू अंडर रूट AC होता है। ए क्या है 4x, मल्टीप्लाई क्या है सी 16x³ क्या 12x होगा यहाँ पे, ये मुझे बताओ क्या 12x होगा। इसको सॉल्व कर लेना, 12x होगा नहीं होगा मुझे ये बता दो। सर मैं आपको पूरा चैप्टर करा चुका हूँ, मैं आपसे अब कुछ उम्मीदें रखता हूँ कि आप ये कुछ करोगे। ये फॉल्स होगा, ये आंसर नहीं आएगा इसका, देख लेना बाकी। थर्ड प्रपोर्शन पूछा है, 1 hour 20 minute, 1 hour 40 minute इज 2 hours। थर्ड प्रपोर्शन, इसको भी बी स्क्वायर इजिकल टू AC से ही निकालोगे।
मीन प्रोपोर्शन एक 40 मिनट दे रखा है, तो ये हो गया 100 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट 100 मिनट में मैंने कन्वर्ट कर लिया। इजिकल टू ए मेरा क्या है 80 मिनट। तो सी तो मैं निकाल ही सकता हूँ, 100 डिवाइड बाई 80 कितना हो गया, ये तो 2 आर तो होगा नहीं, 2 आर होगा क्या, क्या 2 आर होगा, आंसर इज नो, तो ये फॉल्स है। फोर्थ प्रोपोर्शन 5, 3.5, 150 ग्राम इस 125 ग्राम। अभी रुपए में दे रखा है, अरे प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं, मेंटल कहीं के, ऐसा होता है क्या। प्रोपोर्शन जब माना जाता है जब वो क्या हो, सेम क्वांटिटी में हो। तो ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो ये हमेशा ही फॉल्स होगा, या ट्रू भी जो भी दिया होगा वो आंसर गलत ही है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन ही गलत है। इफ ए बी बी सी सी डी, ए बी सी डी पूछा है, ए बी सी डी कैसे निकालोगे, N1 N2 N3 याद है ना ट्रिक आपकी, पूरी ट्रिक लगा के निकाल लेना इसका आंसर, क्या यही आएगा। पहले का मैं बता देता हूँ निकाल के, 5, 5 6 पूछा हुआ है इसमें, खाली 5 6 बोला हुआ है। तो आपको 5 को, सर इसमें ए भी 5 है ये समझ लो, बी भी 5 है और सी भी 5 है, तो ये तो और आसान हो गया क्वेश्चन। तो N1 N2 N3 तीनों ही सेम है, तो इसका क्यूब हो गया, तो 5 का क्यूब 125 होता है। देन लास्ट वाला डी चेक कर लेते हैं, क्योंकि D1 D2 D3 होता है। तो D1 D2 D3 कितना आ गया, 6 का क्यूब 1200, एक सेकेंड, 6 का क्यूब कितना हो गया, 216, तो बिल्कुल ठीक है। सर बीच की डिजिट चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच की डिजिट इसमें दी हुई नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। समझ में आया। फर्स्ट और लास्ट चेक कर लो, बाकी आंसर हो जाएगा, पर ट्रिक से कर लो। ठीक है, ट्रू और फॉल्स होते ही हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सीखेंगे। आज मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ए टू जेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को पिंग करके पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास पे। बाय बाय।